सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो। आपकी जो फैमिली हैं बहुत अच्छी हैं, सब लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी है। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं वो भी सब अच्छे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आप अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होगे, आप अपने पेरेंट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होगे। तो गाइस, सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो मेरे साथ बहुत पहले से कनेक्टेड हैं, खास करके सीए फाउंडेशन वाले और सीए फाइनल वाले। और सीए फाउंडेशन वाले जो पास हो गए अब इंटरमीडिएट में आ चुके हैं, उन लोगों के लिए यार दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूँ। तो गाइस, आपको पता नहीं है, आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। जब मैं देखता हूँ उनका जो फिटनेस लेवल है, उनका जो डेडिकेशन लेवल है, जो उनका पढ़ाई की तरफ, जो उनका जो नॉलेज के लिए जो उनकी आंखों में नशा है, उसे देखकर मैं बहुत ही इंस्पायर होता हूँ। सो गाइस, थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। और गाइस, उन लोगों के लिए मैं थैंक्स बोलूँगा जो अभी नए नए इस चैनल पे आए हैं और नए नए हमसे जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच गाइस। तो गाइस, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर करना चाहता हूँ। देखो, मेरे साथ सीए फाइनल वाले और सीए फाउंडेशन वाले बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, खास करके सीए फाइनल वाले। अब सीए फाइनल वाले बच्चे क्या गलती करते हैं, उनसे क्या क्या गलतियां हो जाती हैं जाने अनजाने में। अब सीए फाइनल वाले बच्चे नहीं बोलूँगा मैं, उन्हें अपना दोस्त बोलूँगा, या मैं कह सकता हूँ उन्हें मैं अपना जिगरी बोलूँगा। उनसे क्या क्या गलतियां हो जाती हैं, क्या क्या उनसे मिस्टेक हो जाती हैं, जो लगभग 90% 80% लोगों से हो जाती हैं जाने अनजाने में। मिसगाइड होने की वजह से कहीं ना कहीं से वो मिसगाइड हो जाते हैं, उनसे कुछ ना कुछ जाने अनजाने में गलतियाँ हो जाती हैं। और मैं चाहता हूँ कि ऐसी गलतियाँ आप ना करो। सबसे पहली बात आज मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको पूरी सीए जर्नी में, सीए फाउंडेशन से लेकर सीए फाइनल लेवल तक, आपको सिर्फ और सिर्फ आईसीए मटेरियल पर फोकस करना है। आप कोचिंग मटेरियल फॉलो करो, लेकिन साथ साथ में आपको आईसीए मटेरियल भी करना है। आप आईसीए मटेरियल को स्किप नहीं कर सकते, आप आईसीए मटेरियल को जरा सा भी इग्नोर नहीं कर सकते। आपको आईसीए मटेरियल करना होगा और 100% करना होगा। अब आईसीए मटेरियल में क्या जाता है, एक तो आपको आईसीए स्टडी मेट आपको 100% करना है। उसके बाद आपका जब आईसीए स्टडी मेट आपका 100% हो जाता है, उसके बाद आपको कोशिश करनी है कि आपको जो भी रिवीजन टेस्ट पेपर्स हैं, मॉक टेस्ट पेपर्स हैं और जो भी पास्ट पेपर्स हैं, आप उन्हें भी करो। आप आईसीए स्टडी मेट को तो आपको 100% करना ही करना है। तो गाइस, मैं मान के चलता हूँ आप मेरी जो बात है उसको बहुत अच्छे से मानोगे। और गाइस, आप देख भी सकते हो, सीए फाउंडेशन का एक स्टूडेंट थे दर्पण, मैंने उनका इंटरव्यू लिया था कॉल पे, आप उनसे पूछ सकते हो। मैंने एक इंटरव्यू डाला है, मैं आई बटन पे शेयर कर दूंगा अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो। सीए स्प्रेडिंग स्माइल करके एक मैंने वीडियो बनाई थी, तो वहाँ पे मैंने पूरा एक्सपीरियंस शेयर करा है दर्पण का, आप उसको देख सकते हो। तो वहाँ पे भी उन्होंने बताया जो आईसीए का मटेरियल है वो बाइबल है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, इसके बाद मैं अब अपनी क्लास स्टार्ट करता हूँ। अब देखो, आपको कलरफुल नोट्स मिलेंगे या आपको ऐसे नोट्स मिलेंगे। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को, जो भी आपकी सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी हैं, बिल्कुल ही स्टेप बाय स्टेप सारे कंटेंट को मैंने बहुत ही सिंपलेस्ट मैनर में और सिस्टमेटिक मैनर में समझाया है। और एक बात मैं आपको और बता दूँ, इसके साथ मैं आपको कुछ पीपीटीज दिखाऊँगा और जो भी मैं आपको कुछ नोट्स अलग से लिखवाऊंगा। अभी जो अलग से मैं आपको नोट्स लिखवाऊंगा ये, और साथ में जो भी मैं आपको चैप्टर वाइज नोट्स दूंगा, ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। ठीक है गाइस, तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि आपको सिर्फ और सिर्फ आईसीए मटेरियल करना है। तो गाइस, हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फाइनली आपको जो पेपर नंबर 1 है, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। देखो, प्रिंसिपल्स का मतलब होता है सिद्धांत, या मैं कह सकता हूँ रूल्स। अभी जो रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, कौन बनाता है, हमारा जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये सारे प्रिंसिपल्स बनाता है अकाउंटिंग के। इसके बाद लिखा है एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। अभी जो अकाउंटिंग फील्ड है, अकाउंटिंग की जो दुनिया है, उसमें कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं, अकाउंटिंग में काम कैसे होता है, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे अपने सीए फाउंडेशन के सिलेबस में। अब मैं आपको इंडेक्स पे ले चलता हूँ। इंडेक्स में देखो हमारे टोटल कितने चैप्टर्स हैं, हमारे टोटल 10 चैप्टर्स हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको पूरी जर्नी करवा दूंगा इन 10 चैप्टर्स की। आज मैं आपको एक बर्ड आई व्यू करवा दूंगा, एक हवाई यात्रा करवा दूंगा कि जितने भी आपके सारे चैप्टर हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, या आपसे क्या कहना चाहते हैं और इनका मीनिंग क्या होता है। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो है वो है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। ये जो पूरा चैप्टर है इसमें एक थ्योरी दे रखी है आपके, और मैं आपको बता दूं यहाँ पे लिखा है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मतलब समझो एक ढांचा, मतलब ये आपका एक तरीके से बेस तैयार करेगा। आपके जितने भी आगे के चैप्टर्स आएंगे ये उन सबका बेस होगा। एक आपने बात सुनी होगी, कनेक्टिंग द डॉट्स। आप जो भी आगे चैप्टर्स पढ़ोगे
चैप्टर 2 पढ़ोगे, चैप्टर 3 पढ़ोगे, चैप्टर 4 पढ़ोगे, इनमें जो भी बात लिखी होगी कहीं ना कहीं पीछे से ली हुई है। तो जब भी आप चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 जो भी आगे के चैप्टर्स पढ़ोगे, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो चैप्टर 1 से कनेक्टेड होगा। तो आपको चैप्टर 1 जो है बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा। और आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको भी बहुत ध्यान से सुनना होगा। अब जो यूनिट नंबर 1 है आपकी मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। अब यहाँ पे आपको पढ़ के ही पता लग रहा है कि यहाँ पे लिखा होगा अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको आसान शब्दों में बता दूं अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, खास करके उन लोगों के लिए जो पीसीएम वाले हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं। आज पहली क्लास में आपको बता दूं अकाउंटिंग का मीनिंग। मैं आपको अगर सिंपल शब्दों में बताऊं, अकाउंटिंग का मीनिंग होता है कोई भी जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं बिजनेस में, जो भी बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करना ही अकाउंटिंग कहलाया जाता है। अब अकाउंटिंग को हम लोग डिटेल में सीखेंगे यूनिट नंबर 1 में। इसके बाद लिखा है स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। अभी जो स्कोप होता है, स्कोप का मतलब क्या होता है? देखो, स्कोप का मतलब होता है एक्सटेंट, या मैं कह सकता हूं स्कोप का मतलब होता है कहां तक। अभी जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया है। तो ये अकाउंटिंग कहां तक फैला हुआ है, कितना बड़ा अकाउंटिंग है। सो गाइस, मैं आपको बताऊं जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे वो नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन वो होते हैं जिनका मेन ऑब्जेक्टिव, जिनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। और एक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं आपके नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि एक आपका चैप्टर भी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि हम लोग बाद में सीखेंगे। तो जो आपकी अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग जितने भी सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं सभी जगह फॉलो होती हैं, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हो। इसके बाद आपकी जो भी पूरा सीए फाउंडेशन है, सीए फाउंडेशन वास्ते इंटरमीडिएट है, उसके बाद सीए फाइनल है। आपके पूरे सीए फाउंडेशन से लेके सीए फाइनल लेवल तक अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग आपका एक कोर सब्जेक्ट है, यानी कि अकाउंटिंग आप सीए फाउंडेशन में भी पढ़ोगे, सीए इंटरमीडिएट पढ़ोगे और सीए फाइनल में भी पढ़ोगे। और मैं आपको बता दूं, जो अकाउंटिंग इतना बड़ा एरिया है, इसके अंदर भी बहुत सारी सब फील्ड्स होती हैं। अकाउंटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी फील्ड है और इसके अंदर भी बहुत छोटी छोटी फील्ड्स होती हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जब आप इंटरमीडिएट में जाओगे तो वहाँ पे एक सब्जेक्ट पढ़ोगे कॉस्ट अकाउंटिंग। अब आपने नाम सुना होगा, कॉस्ट अकाउंटेंट भी होता है एक। तो जैसे आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम सुना है, जैसे आपने सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट का नाम सुना है, कंपनी सेक्रेटरीज का नाम सुना है, ऐसे ही हमारे एक बड़े भैया होते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट। तो ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है अपने आप में एक बहुत बड़ी फील्ड है। इसके बाद एक होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसके बाद होती है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ऐसी बहुत सारी सब फील्ड्स होती हैं अकाउंटिंग में, जो कि हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 में। इसके बाद यूनिट नंबर 2 आती है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। सबसे पहले हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। अभी जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, इसको सिखाने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। सर, आपको इससे बड़ा लोन नहीं होगा। आपकी बैलेंस शीट और क्वालिफिकेशन काफी नहीं है, समझे ना। कैसे कैसे फिर से समझाएंगे? सर, आपकी क्वालिफिकेशन और बैलेंस शीट काफी नहीं है, आप समझे ना। नहीं, क्या कैसे? सर सिंपल तो है, आप समझ क्यों नहीं पा रहे? नौकरी छोड़ के जब बिजनेस शुरू किया था, समझदार लोगों ने बहुत समझाया, मैं नहीं समझा। ऐसी समझदारी का क्या जो मेरी उड़ान को रोके। सो गाइस, आई होप आप लोगों ने बहुत ध्यान से क्लिप को देखा होगा, आपने बहुत ध्यान से सुना होगा क्या क्या बात हो रही है हमारे स्वर्गीय इरफान खान साहब के बीच में और जो भी हमारे बैंक मैनेजर हैं, जो भी हमारे खड़ूस बैंक मैनेजर हैं। अभी जो खड़ूस बैंक मैनेजर है ये कह रहा है कि आपको लोन नहीं मिल सकता, आपकी बैलेंस शीट, आपकी क्वालिफिकेशंस काफ़ी नहीं हैं। अब गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है। देखो, बैलेंस शीट में जो भी बिजनेस होता है, बिजनेस की जितनी भी संपत्तियां होती हैं, बिजनेस के जितने भी असेट्स होते हैं, असेट्स का मतलब होता है संपत्ति, और बिजनेस पे जो भी कर्जा होता है, बिजनेस की जो भी लायबिलिटीज़ होती हैं, लायबिलिटीज़ का मतलब जो भी बिजनेस की देनदारी होती हैं। तो बैलेंस शीट जो होती है, बैलेंस शीट से पता लगता है कि जो भी बिजनेसमैन है उसकी औकात क्या है, उसका स्टेटस क्या है, उसकी संपत्ति क्या है, कितनी प्रॉपर्टी है उसके पास, ये सब पता लगता है बैलेंस शीट से। अब मैं आपको बता दूं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो, कॉन्सेप्ट का मतलब होता है एक आइडिया, एक नोशन, एक बिलीफ कि भाई ऐसा ही होता है, पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है। अब दुनिया में जितने भी सारे बैंक्स हैं वो बिना बैलेंस शीट के आपको लोन नहीं दे सकते। ये क्या है? ये एक कॉन्सेप्ट है।
अभी देखो कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 की वजह से जो भी हमारे छोटे छोटे बिजनेस थे वो तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, बहुत सारे लोग जॉबलेस हो गए। तो सरकार ने बहुत सारी गाइडलाइंस इशू करी और बहुत सारे जो बैंक्स हैं बहुत सारे सर्कुलर निकाल रहे हैं कि हम आपको एक शॉर्ट टर्म लोन देंगे, हम आपको आपकी जो वर्किंग कैपिटल होगी, अभी जो वर्किंग कैपिटल क्या होती है उसको मैं डिटेल में बाद में समझाऊंगा। अभी बस आप ये समझ लो, जो भी बिज़नेस को चलाने के लिए, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो भी बिजनेसमैन पैसा लगाता है उसको हम लोग कहते हैं वर्किंग कैपिटल। तो ये जो वर्किंग कैपिटल होती है एक शॉर्ट टर्म लोन की तरह होता है। तो ये जो बैंक्स हैं, बैंक्स कहती हैं कि भाई ये जो शॉर्ट टर्म लोन है हम आपको बहुत ही सस्ते में देंगे, जो भी आपकी वर्किंग कैपिटल होगी उसका 10% जो होगा उतना हम आपको लोन दे सकते हैं। लेकिन ये जो वर्किंग कैपिटल है ये कहाँ से आती है? ये बैलेंस शीट वगैरह से आती है। और ये जो बैलेंस शीट है कौन बनाता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आप बनाते हैं, उस पर साइन करते हैं। तो भाई जो भी बैंक लोन मिलता है बैलेंस शीट के बेसिस पे मिलता है और जो बैलेंस शीट होती है वो हमारे सीए साहब बनाते हैं। तो भाई इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा आपको। और साथ में आपको डेली बिजनेस न्यूज़ देखना चाहिए, आपको मेरे साथ वॉइस नोट शेयर करना चाहिए कि आपने आज क्या न्यूज़ देखी। और वो जो आपका वॉइस नोट होगा अगर मुझे अच्छा लगता है तो भाई मैं आपको बताऊंगा, और जो मेरे टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी मैं शेयर करूँगा। तो भाई प्लीज़ आप ऐसा करा करो, बिज़नेस न्यूज़ देखा करो। अब जैसे कि अगर आप बिज़नेस न्यूज़ देखते हो तो मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप मुझे ये बताओ ये मोरेटोरियम क्या होता है? आपको भाई पार्टिसिपेट करना है। जब मैं आपसे कहता हूँ कि भाई खड़े हो जाओ तो प्लीज़ खड़े हो जाना। जब मैं आपसे कहता हूँ बोलो तो आप बोलो। आप चाहे अपने पेरेंट के साथ बैठे हो, आप चाहे अपने फ्रेंड के साथ बैठे हो, आप चाहे अपनी सिस्टर के साथ बैठे हो, आप चाहे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठे हो, बॉयफ्रेंड के साथ बैठे हो, आपको पार्टिसिपेट करना है। जब मैं आपसे कहूँ खड़े हो जाओ तो प्लीज़ खड़े हो जाना और वहीं बोलना। दुनिया वाले पागल समझे, समझते रहने दो, हम पागल हैं, हम भैया अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हम फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो भाई आप खड़े हो जाओ, ये जो मोबाइल लेके बैठे हुए हैं प्लीज़ आप खड़े हो जाओ। सबसे पहले तो मैं आपको एक बार बता दूं, आपको मोबाइल पे क्लास नहीं देखनी है, आपको अपने लैपटॉप पे क्लास देखनी है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल पे देख सकते हो। लैपटॉप पे आपको बड़े बड़े फ़ॉन्ट दिखेंगे और बड़ा आपको बहुत ही क्लियर दिखाई देगा। लेकिन अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन पे देखते हो तो बहुत ही स्ट्रेस पड़ेगा, बहुत ही स्ट्रेन पड़ेगा अपनी आइज़ पे। तो भाई प्लीज़ अपनी आँखों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो भाई आप बताओ मोरेटोरियम क्या होता है? कुछ तो बोलो यार, कुछ तो बोलो प्लीज़। तो भाई कह रहा है कि एक बैंक की फैसिलिटी होती है। तो भाई हाँ होती है, इसके आगे नहीं पता। तो चलो मैं अब आपको बता देता हूँ। देखो मोरेटोरियम पीरियड क्या होता है? मोरेटोरियम पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जैसे कि कोई भी लोन होता है, लोन की ईएमआईज़ भरनी होती हैं। तो ये जो बैंक होते हैं, बैंक कहते हैं कि हम आपको 6 महीनों का मोरेटोरियम पीरियड दे रहे हैं। मतलब आपको 6 महीने तक कोई भी ईएमआई नहीं भरनी है। ईएमआई यानी कि इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। आपको जो लोन की जो किस्त होती हैं आपको कोई किस्त नहीं देनी है 6 महीने तक। ये होता है हमारा मोरेटोरियम पीरियड। तो भाई आपको बिजनेस न्यूज़ से अपडेटेड रहना है, ठीक है? इससे आपकी जो पर्सनैलिटी होगी बहुत इंप्रूव होगी। और अगर आपको हाई एंड स्किल प्रोफेशनल बनना है, कल को आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, कल को आपके सामने क्लाइंट्स आएंगे तो क्लाइंट्स आपसे यही सब पूछेंगे। तो भाई प्लीज़ आप अभी से इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, नहीं तो आगे जो आपका फ्यूचर होगा, फ्यूचर में आपको बहुत दिक्कतें आएंगी। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंसिपल। अभी जो प्रिंसिपल्स होता है, प्रिंसिपल्स का मतलब होता है सिद्धांत। अब मैंने एक सिद्धांत बनाया है। मैंने क्या सिद्धांत बनाया है कि मैं प्राइज़ दूंगा, जिसके भी 75 या उससे ज़्यादा मार्क्स आते हैं उसको 500 रुपीज़ का कैश प्राइज़ मिलेगा। जो भी मेरा स्टूडेंट होगा जिसने मेरे से क्लासेस ली होंगी और जो भी आईसीए के एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएगा। अब जिसके भी 85 या उससे ज़्यादा मार्क्स आते हैं उसको 1100 रुपीज़ का कैश प्राइज़ मिलेगा। तो ये क्या है? ये एक सिद्धांत है। ऐसे ही अकाउंटेंसी में भी बहुत सारे सिद्धांत हैं। अभी जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं, ये सारे का सारा हमारा आईसीआई, हमारा जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, ये बनाता है। तो ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स बहुत टाइप के होते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 में। इसके बाद लिखा है कॉन्वेंशन। अभी कॉन्वेंशन का मतलब क्या होता है? देखो कॉन्वेंशन का मतलब होता है परंपरा। अब जैसे हमारे इंडिया में एक परंपरा है, एक ट्रेडिशन है कि जैसे ही लड़का लड़की की शादी हो जाती है तो जो लड़की होती है वो अपने घर से चली जाती है लड़के के पास। ऐसे ही क्या होता है हमारे जो अकाउंट्स में बहुत सारी प्रैक्टिसेस चली आ रही हैं। हमारे जो पूर्वज थे, पुराने ज़माने में जो अकाउंटेंट होते थे वो कुछ प्रैक्टिसेस करते थे और वो जो प्रैक्टिस हैं आज भी चली आ रही हैं। जैसे हमारे पूर्वज कहते हैं कि भाई कंजर्वेटिव रहो। अब एक कन्वेंशन होता है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। ये कहता है कि अगर आपको लगता है भविष्य में कोई आपको नुकसान होने वाला है तो उसको आप आज ही रिकॉर्ड कर लो। और जो भी आपको भविष्य में खर्चा होने वाला है, अगर आपको लगता है कि आपको भविष्य में कोई खर्चा होने वाला है तो उसको आप आज ही रिकॉर्ड कर लो।
आज ही उसका प्रोविजन बना लो। प्रोविजन अभी आप वर्ड इग्नोर करो, अभी बस आप ये समझो कि आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एक खर्चा दिखा रहे हो, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी हम थोड़ी देर बाद सीखेंगे एस्टीमेट्स। जैसे हम यहाँ पे अकाउंटिंग एस्टीमेट सीखेंगे यूनिट नंबर 7 पे, तो वहाँ पे मैं आपको लैपटॉप का एग्जांपल दूंगा। तो भाई आप बिल्कुल ही ध्यान से सुनना क्लास, ठीक है। इसके बाद हमारी यूनिट नंबर 4 आती है। यूनिट नंबर 4 का नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स। अब कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स क्या होते हैं? देखो होता क्या है, अब जैसे ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? जैसे अकाउंटिंग जो होती है, अकाउंटिंग एक डेफिनेट पीरियड के लिए होती है। अकाउंटिंग 1 साल की हो सकती है, 2 साल की हो सकती है, 1 महीने की हो सकती है, 2 दिन की हो सकती है, 3 दिन की हो सकती है, 5 महीने की हो सकती है। अकाउंटिंग एक डेफिनेट पीरियड के लिए होती है और ऐसे ही हर पीरियड अकाउंटिंग होती रहती है। और जो भी पूरे साल भर अकाउंटिंग होती रहती है, जो भी महीने भर अकाउंटिंग होती है, उस पीरियड के एंड में बैलेंस शीट बनती है। तो हमारी जो इंडिया है, इंडिया में जो अकाउंटिंग पीरियड फॉलो होता है वो होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आपके अकाउंट्स बनते हैं और ऐसे ही हर साल अकाउंटिंग होती रहती है और 31 मार्च को आपकी बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो यहाँ पे जो खर्चे आपको 1 साल या 1 साल से कम बेनिफिट देते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जो खर्चे आपको 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट देते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, और जो भी कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट्स हैं, इनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 4 में। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मान लो, मानने में क्या जा रहा है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन हूँ। मेरे पास एक बहुत बड़ी मशीन है। अभी जो मशीन है, मशीन में मैं क्या करता हूँ, मैं 1000 यूनिट्स डालता हूँ रॉ मटेरियल के, 1000 यूनिट्स डाल रहा हूँ रॉ मटेरियल के, और मुझे 500 यूनिट्स मिलते हैं फिनिश प्रोडक्ट के। अब होता क्या है, 2 साल बीत जाते हैं और ये जो मेरी मशीन होती है, मशीन ख़राब हो जाती है, मशीन में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। अभी जो मशीन है, पहले मैं 1000 यूनिट्स डालता था और मुझे 500 यूनिट्स मिलते थे फिनिश प्रोडक्ट के, लेकिन अब क्या हो गया, अब ख़राब होने की वजह से 2 साल बीत चुके हैं, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ 200 यूनिट्स मिलती हैं फिनिश प्रोडक्ट के। तो भाई मैं क्या करता हूँ, मैं एक रिपेयर करवाता हूँ, मैं रिपेयर करवाता हूँ और रिपेयर में मेरा लाखों का खर्चा हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है, ये जो मशीन थी जिसमें मैं 1000 यूनिट्स पहले डालता था, अब मैं इसमें 1000 यूनिट्स डालता हूँ और ये कितने यूनिट्स बना के देती है, 600 यूनिट्स। पहले ये 500 यूनिट्स बना के देती थी, अब ये 600 यूनिट्स बना के देती है। तो ये जो खर्चा है, एक खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब यहाँ पे जो मेरी रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी है, यहाँ पे जो मेरी रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी है वो बढ़ गई है। अब मुझे हर महीने, हर साल जो भी मेरा पीरियड है, हर महीने, हर साल जो मेरी मशीन है वो मुझे एक्स्ट्रा यूनिट्स बना के दे रही है। तो जो खर्चे आपकी जो रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ा देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन मान लो मैं अपनी रिपेयर पे खर्चा करता, लेकिन रिपेयर खर्चा करने के बावजूद भी अब वो जो मशीन है पहले 500 यूनिट्स निकालती थी फिनिश प्रोडक्ट के, आज भी रिपेयर के बाद वो 500 यूनिट्स ही निकालती है। तो ये जो एक्सपेंडिचर है ये एक मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर होता है, और ये जो मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता है, क्योंकि इससे मेरी रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ रही है। तो ये हमारा जो मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर होता है वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। अभी क्या होता है, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसीट्स और जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं, इन सबको हम लोग डिटेल में सीखेंगे यूनिट नंबर 4 में। तो आप उसके लिए चिंता मत करना, ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। इसके बाद यूनिट नंबर 5 आती है, लिखा हुआ है कंटिंजेंट एसेट एंड कंटिंजेंट लायबिलिटीज़। अभी कंटिंजेंट क्या है, कंटिंजेंसी क्या होती है, इसको पहले हम लोग समझते हैं। देखो कंटिंजेंसी का मतलब होता है हालात। अब देखो बिजनेस में बहुत सारे हालात चल रहे होते हैं, बिजनेस में बहुत सारा रिस्क होता है। बिजनेस में जैसे अभी कोविड-19 के हालात चल रहे हैं, तो बिजनेस जो होता है उसमें बहुत सारे हालात चल रहे होते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस चल रही होती हैं। कुछ अच्छे हालात होते हैं, कुछ ख़राब हालात चल रहे होते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है, बिजनेस में कोई ना कोई केस कर देता है। जैसे कि मान लो मेरा बिजनेस चल रहा है और मेरे पे किसी ने केस कर दिया है। अब मुझे लगता है, मेरा जो वकील है, मेरा वकील मुझसे कहता है कि सर अब आप तो गए, आप पर केस कर दिया है और आपके हारने के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं मुझे, और मुझे लगता है आपको 1 लाख रुपए का कंपनसेशन देना पड़ सकता है। मैंने उससे फिर से पूछा, मैंने कहा यार सही बताओ।
मैंने कि भाई तुम मुझे सही से बताओ, मैं तुम्हारी फीस भी देता हूँ, तुम मुझे बिल्कुल सच सच बताओ क्या है, कैसा है, क्या मैं पक्का हार जाऊँगा, क्या मुझे 1 लाख रुपए का पक्का नुकसान होगा। तो जो मेरा वकील है, वकील कहता है नहीं सर, अभी कंटिजेंसी है, अभी सर हालात हैं, अभी पक्का नहीं है, अभी 100% श्योर नहीं है कि भैया पक्का हारोगे। तो यहाँ पे जो आउटकम है, यहाँ पे जो मैं हारूंगा, यहाँ पे जो मतलब ये जो आउटकम है कि मैं हारूंगा या जीतूंगा, यहाँ पे जो आउटकम है वो अनसर्टेन है। यहाँ पे मेरा वकील नहीं बता पा रहा है कि अब मैं जीतूंगा या मैं हारूंगा केस। तो इसको मैं बोलता हूँ कंटिजेंसी। इसे मैं पर्टिकुलरली बोलता हूँ कंटिजेंट लायबिलिटी। यानी कि अगर कोई मेरे पे केस कर देता है और यहाँ पे मेरे जो हारने के चांसेस नहीं भी हैं, हाँ भी हैं, दोनों चांसेस मतलब कुछ भी हो सकता है, तो इसे मैं बोलता हूँ कंटिजेंट लायबिलिटी। लेकिन अगर मैं किसी पे केस कर देता हूँ, मैंने किसी बिजनेस पे केस कर दिया, तो भाई मेरा जो वकील है वो तो यही बोलेगा सर आपने केस करा है मतलब उसकी गलती होगी, तो आप तो जीतना ही जीतना है आपको तो। लेकिन यहाँ पे आउटकम अनसर्टेन है, यहाँ पे जो फैक्ट्स हैं वो पता नहीं है, यहाँ पे जो एविडेंस है वो कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पे जो आउटकम है वो अनसर्टेन है। हो सकता है जो सामने वाला बंदा है वो उसकी कोई गलती नहीं हो सकता है वो निर्दोष हो सकता है उसमें कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो, जहाँ पे हमें लगता है कि हमारे जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन आउटकम अनसर्टेन है। अभी भैया मैं जीता नहीं हूँ या मैं अभी हारा नहीं हूँ, अभी आउटकम जो है वो अनसर्टेन है। तो जहाँ पे आउटकम अनसर्टेन होती है उससे हम लोग बोलते हैं कंटिजेंसी। अब ये कंटिजेंट एसेट क्या होते हैं, कंटिजेंट लायबिलिटीज क्या होते हैं, इसको हम लोग डिटेल में सीखेंगे यूनिट नंबर 5 में। अब इसके बाद आता है हमारा अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं, जो खर्चे आपको बहुत लंबे समय तक बेनिफिट देते हैं, जो खर्चे आपको एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा बेनिफिट देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि मान लो मैंने अपने बिजनेस में कोई बहुत बड़ा असेट खरीदा, कोई एक बहुत बड़ी मशीन खरीदी। अभी जो मशीन है, मशीन मेरे जो बिजनेस है उसमें सालों तक चलेगी, 10 साल चलेगी, 15 साल चलेगी, 20 साल चल सकती है। तो यहाँ पे जो मशीन का जो खर्चा है, जो मैंने मशीन को खरीदा है, ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। अभी जो मशीन का खर्चा है इसको मैं एक साथ अपनी जो बुक्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक साथ ये जो खर्चा है इसको नहीं दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ये जो मशीन का खर्चा है, मान लो 10 लाख रुपए की मशीन है, ये जो मशीन है 10 लाख रुपए की, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो मशीन है 10 लाख रुपए की, ये 10 लाख रुपए का जो खर्चा है वो पहले साल में नहीं दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं पहले तो एस्टिमेट करता हूँ, अंदाज़ा लगाता हूँ कि इसकी लाइफ क्या होगी। यहाँ पे मैं एस्टिमेट करता हूँ कि मान लो इसकी जो लाइफ होगी वो होगी 10 साल, और मैं हर साल यहाँ पे जो 10 साल की इसकी लाइफ है मैं इसे 10 ईयर से डिवाइड कर देता हूँ, और मैं हर साल जो उसका ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, यहाँ मैं हर साल 1-1 लाख रुपए दिखाता हूँ अपना खर्चा। तो यहाँ पे जो भी ईयर 10 तक की जो भी मेरी मशीन होगी इसको मैं एक खर्चे की तरह दिखाता हूँ, और ये जो खर्चा होता है इसको हम लोग अकाउंट्स में बोलते हैं डेप्रिसिएशन। देखो मशीन जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी उसकी हालत ख़राब होती जाएगी, जैसे जैसे मशीन ख़राब होती जाएगी, जैसे जैसे वो पुरानी होती जाएगी उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। जैसे कि आज आपके पास कोई बाइक है, अब मैं आपसे कहता हूँ आप अब जो भी आपके पास बाइक है उसको बेच दो। अब आप में से जितने लोगों ने 1 साल पहले या 2 साल पहले बाइक खरीदी थी, हो सकता है उस टाइम जो बाइक थी वो 1 लाख रुपए की थी, लेकिन अगर आज आप उसे मार्केट में बेचने जाते हो ना तो हो सकता है वो 40,000 की बिके या 50,000 की बिके। तो ये जो वैल्यू में उसकी गिरावट आई है इसी को हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब देखो जो अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स में जो डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन यानी कि जो खर्चा होता है उसको रिकॉर्ड करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है हमारा SLM मेथड। अभी SLM मेथड क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SLM, और एक होता है हमारा WDV मेथड। SLM मेथड का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। अब SLM मेथड पे क्या होता है, यहाँ पे हर साल 1 लाख जो भी पूरे 10 साल तक 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन यहाँ पे लगता रहेगा। 1 लाख रुपए का हम लोग खर्चा दिखाते रहेंगे कि भाई ये हमारी मशीनरी का डेप्रिसिएशन का खर्चा है। लेकिन WDV पे क्या होता है, इसे हम लोग बोलते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड, और हम इसे कहते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। अब एक बात ध्यान रखना है, ये जो डेप्रिसिएशन है इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा जब हम लोग डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो हो सकता है अभी कुछ ऐसी बातें हो जो आपके थोड़े ऊपर से जाएं, तो आप ध्यान रखना, सारी बातें मैं आपको फिर से ध्यान दिलाऊंगा और उस टाइम आपको बहुत अच्छे से इंटरेस्ट भी आएगा। तो यहाँ पे WDV मेथड यानी कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, यहाँ पे बैलेंस में डेप्रिसिएशन लगता है, और यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन लगता है वो एक परसेंटेज के हिसाब से लगता है। जैसे कि मान लो ये जो 10 लाख में 1 लाख रुपए जो डेप्रिसिएशन है यानी कि 10% 10 लाख का, तो यहाँ पे मान लो 10% का डेप्रिसिएशन लगता है।
अब पहले साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 1 लाख। 10 लाख का 10% 1 लाख। दूसरे साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? दूसरे साल लगेगा डेप्रिसिएशन बैलेंस पे 10 लाख माइनस 1 लाख। जो पहले साल का डेप्रिसिएशन था, ये जो डेप्रिसिएशन है वो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन है, ये फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन है। और यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन लगता है बैलेंस पे लगता है, यानी कि 10 लाख में से 1 लाख गया 9 लाख, तो डेप्रिसिएशन होगा वो 9 लाख पे लगेगा। कितना आएगा डेप्रिसिएशन? यहाँ पे जो दूसरा साल होगा यहाँ पे डेप्रिसिएशन आएगा 90,000। तो यहाँ पे जो SLM मेथड है, WDV मेथड है, ये क्या होती हैं? ये होती हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज़। अब डेप्रिसिएशन लगाना है, ये क्या होता है? ये एक प्रिंसिपल होता है। लेकिन डेप्रिसिएशन SLM मेथड से लगाना है या डेप्रिसिएशन WDV मेथड से लगाना है, ये क्या होती है? ये अकाउंटिंग पॉलिसी होती है। इन सबको हम लोग डिटेल में, बहुत डिटेल में सीखेंगे, तो इसकी टेंशन मत लेना अगर कोई PCM वाला देख रहा है। इसके बाद हमारा जो यूनिट नंबर 7 आती है वो होती है अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट, डिसिप्लिन, वैल्यूएशन, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। अब अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन, इसका मतलब क्या होता है? बहुत लोगों के ऊपर से चला गया होगा क्या बोल रहा हूँ मैं। देखो अकाउंटिंग में क्या होता है, देखो जो भी बिज़नेस चला रहा होता है, बिज़नेस में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। बिज़नेस के जो मालिक होते हैं उन्हें अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, और जो भी बिज़नेस के स्टेक होल्डर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स मतलब कौन? जो भी बिज़नेस में जो कस्टमर्स होते हैं और जो भी जिनसे आप उधार में गुड्स खरीदते हो, उधार में गुड्स बेचते हो, जो भी बैंक वाले होते हैं, जैसे कि जो बैंक लोन वाले होते हैं, इनको अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। अब जो भी ओनर्स होते हैं उनके लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है? बिजनेस की पास्ट इन्फॉर्मेशन, प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन और फ्यूचर इन्फॉर्मेशन, इन सब से मतलब होता है, उनके लिए ये सब रेलिवेंट होती हैं। लेकिन जो भी बिजनेस के स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ पास्ट की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जैसे कि बैंक लोन है, तो ये जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट किस दिन की है? बैलेंस शीट है 31 मार्च की। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो भी कुछ नया हुआ वो सारा का सारा बैलेंस शीट में अपडेट होता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि जब भी अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग में एक डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, स्टेप वाइज अकाउंटिंग होती है। सबसे पहले तो हमें स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि भई हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है। उसके बाद कौन सी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जिसे हम मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। अब जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकती है और नॉन मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकती है। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो नॉन मॉनेटरी होती है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जिसे हम लोग पैसों के टर्म्स में वैल्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन जिसे हम पैसे के टर्म्स में वैल्यू कर सकते हैं, इसको भी आइडेंटिफाई किया जाता है। तो यहाँ पे जो स्टेप्स होते हैं इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना, इसी को हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट डिसिप्लिन। इसको हम लोग डिटेल में सीखेंगे यूनिट नंबर 7 में। इसके बाद आता है वैल्यूएशन। अब ये वैल्यूएशन क्या होता है? देखो जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स होते हैं, एसेट्स का मतलब जो भी संपत्ति होती है, जैसे कि मैंने आपको मशीन का एग्जाम्पल दिया था। अभी जो मशीन है, मशीन को एक वैल्यू पे दिखाया जाता है। अब मान लो मैंने जो मशीन है, मशीन मैंने मान लो 2 साल पहले खरीदी थी। अब 2 साल पहले ये जो मशीन थी उसकी जो कॉस्ट थी वो थी 20 लाख रुपए। 2 साल पहले उसकी जो कॉस्ट थी वो थी 20 लाख रुपए। उसके बाद टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा बदलाव आया, दुनिया बहुत आगे निकल गई। दुनिया में आप देख ही रहे हो बहुत सारे टाइप के हैंडसेट आ रहे हैं, बहुत सारी टाइप की मशीन आ रही हैं। अब मैं अगर वो जो मशीन है उसको मैं मार्केट में बेचने जाता हूँ, तो वो जो मशीन है वो मशीन सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए की मुझे मिल जाती है। अब आप मुझे बताओ आज के टाइम पे अगर मैं अपनी बैलेंस शीट बनाता हूँ तो मैं उसे 20 लाख रुपए में दिखाऊँ या 5 लाख रुपए में? तो ये जो हम लोग जिस वैल्यू पे दिखाते हैं ना, हम किस वैल्यू पे दिखाएं, इसको हम लोग कहते हैं वैल्यूएशन करना, मशीन का वैल्यूएशन करना। अब वैल्यूएशन के बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उस सबको हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 7 अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन, वैल्यूएशन, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में। अब आता है हमारा अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। अब देखो जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो पुराने ज़माने के अकाउंटेंट होते हैं, वो हमसे कहते आए हैं कि भाई प्लीज़ 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 आप कंजर्वेटिव रहो। अगर आपको लगता है भविष्य में कोई नुकसान होने वाला है, अगर आपको लगता है भविष्य में कोई खर्चा होने वाला है, तो उसको आप आज ही बुक कर लो, उसको आप आज ही रिकॉर्ड करने लगो। और ये जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, जिस भी अमाउंट पर रिकॉर्ड करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोविज़न। इसको हम लोग डिटेल में बाद में सीखेंगे। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो मेरे पास एक लैपटॉप है, मैं लैपटॉप का बिजनेस करता हूँ और मैं लैपटॉप को बेचता हूँ, और लैपटॉप के बेचने के साथ मैं कस्टमर को कहता हूँ कि मैं लैपटॉप की 1 साल की आपको रिपेयर की वारंटी देता हूँ। अगर 1 साल में, अगले 1 साल में अगर लैपटॉप में कुछ भी हो जाता है तो आप लैपटॉप मेरे पास लेके आना, मैं आपको फ्री में रिपेयर करके दूंगा। अब आप ही मुझे बताओ, क्या मेरा भविष्य में कोई खर्चा होने वाला है? तो आंसर है हाँ, खर्चा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कंटिजेंसी है, खर्चा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
अब यहाँ पे अगर मुझे लगता है कि मैं 100 लैपटॉप बेचता हूँ और 100 में से मेरे 20 खराब हो सकते हैं, यहाँ पे अगर मुझे लगता है, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे से लगता है कि भाई मेरे 20 खराब हो सकते हैं, यानी कि भविष्य में मुझे 20 लैपटॉप का खर्चा हो सकता है रिपेयर का, तो मैं इसके लिए आज ही प्रोविजन बना लूँगा। तो ये होता है हमारा अकाउंटिंग एस्टीमेट्स। इसको हम लोग और डिटेल में सीखेंगे यूनिट नंबर 7 में, ठीक है। तो इसके बाद आता है हमारे यूनिट नंबर 8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था एसएलएम मेथड क्या होता है, डब्ल्यूडीवी मेथड क्या होता है। अब मैं आपसे ही पूछता हूँ, आप मुझे बताओ, मेरे पास एक मशीनरी है, आप मुझे बताओ मैं कैसे डिप्रिशिएट करूँ? मैं एसएलएम मेथड लगाऊँ या डब्ल्यूडीवी मेथड लगाऊँ? चलो भाई खड़े हो जाओ। हाँ भाई आप ही से कर रहा हूँ, खड़े हो जाओ, बताओ। अब आप में से कुछ भाई लोग कह रहे हैं एसएलएम मेथड लगाओ सर, और कुछ हमारी जो दीदी हैं वो कह रही हैं डब्ल्यूडीवी मेथड लगाओ सर। अब आप इमेजिन करो, आप सबके सब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हो, आपके सामने एक क्लाइंट आता है, क्लाइंट आपसे पूछता है कि बताओ मैं एसएलएम मेथड लगाऊं या डब्ल्यूडीवी मेथड लगाऊं। अब आपको भी बहुत एक्साइटमेंट होती है कि भाई हम सीए साहब हैं, आप सब चिल्ला के बोलते हो। अब कोई बोलता है एसएलएम मेथड लगाना चाहिए और कोई कहता है डब्ल्यूडीवी मेथड लगाना चाहिए। आप खुद ही बताओ, ये जो क्लाइंट है, क्लाइंट के माइंड में कितना ख़राब इंप्रेशन जाएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए। वो कहेगा अरे यार ये सब सीए तो यार सब पागल हैं, ये सब डिग्री लेके बैठ गए हैं, इन्हें कुछ भी नहीं आता जाता है। खुद ही बताओ, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर के पास आप कोई रिपोर्ट लेके जाते हो और रिपोर्ट में लिखा हुआ कुछ और है, वो बताता कुछ और है। अब रिपोर्ट में एक डॉक्टर बताता है कि भाई आपको जो दिमाग है उसमें प्रॉब्लम है। अब आप दूसरे डॉक्टर के पास जाते हो, आपको कोई फैमिली डॉक्टर है, आपको जो फैमिली डॉक्टर है वो कहता है आपके पेट में प्रॉब्लम है। आप फिर तीसरे डॉक्टर के पास जाते हो, तीसरा डॉक्टर कहता है आपके पैरों में दिक्कत है आपकी रिपोर्ट देख के। तो भाई आपको लगेगा नहीं कि ये तीनों के तीनों डॉक्टर पागल हैं? ऐसा ही ये आपका जो इंप्रेशन है इसे ख़राब ना हो, इसके लिए हमारा जो आईसीआई है, हमारा जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया है, उसने कुछ स्टैंडर्ड्स निकाले, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स निकाले। अभी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये आपको बताते हैं कि आपको कौन सी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी डन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। ये क्या बताते हैं? ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताते हैं। तो हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो आपके दरअसल सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक ओवरव्यू दे रखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। इसको हम लोग सीखेंगे यूनिट नंबर 8 में। इसके बाद आता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब ये बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। जब आप पूरा सिलेबस देखोगे, अपना सीए फाइनल का जो न्यू सिलेबस देखोगे, सीए फाइनल का आप आईसीए की वेबसाइट पे जाना और वहाँ पे सीए फाइनल का सिलेबस देखना। आप वहाँ पे देखना जो सीए फाइनल का सिलेबस है वहाँ पे पूरा इंडियस से भरा हुआ है। अभी इंडियस होता क्या है? देखो आपको पता ही है, अभी कोविड-19 की वजह से हमारी जो देश की इकोनॉमी है बहुत गिर रही है, और ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे जो देश है उसमें कैपिटल आए। कैपिटल कहाँ से आए? जो भी विदेश में लोग रहते हैं उनके पास बहुत सारा पैसा है, तो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो चाहती है कि जो भी विदेशी लोग हैं, जो भी विदेशी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो हमारे देश में पैसा लगाएं। जो भी हमारे देश में छोटे बिजनेसमैन हैं, जो भी हमारे देश में बड़े बिजनेसेस हैं, गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे देश में फॉरेन करेंसी से पैसा आए। तो भाई इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको हमारे अकाउंट्स समझ में नहीं आते हैं, उन्हें हमारे अकाउंट्स में जो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं वो समझ में नहीं आता है। जो भी हम लोग एएस फॉलो करते हैं और जो भी ये जो मशीनरी है, मशीनरी हम लोग दिखाते हैं अपनी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है जितने में मैंने मशीन खरीदी थी 20 लाख रुपए में, हम लोग उस पर दिखाते हैं। लेकिन ये जो अंग्रेज हैं, ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, ये कहते हैं भाई हम लोग तो भाई जो आज की करंट कॉस्ट है, अगर करंट कॉस्ट का मतलब जितने में आज में वो मशीनरी बिक रही है मार्केट में, जितने में आज मैं उसे खरीद सकता हूँ। तो जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज कह रहे हैं कि भाई जो मशीनरी हम लोग आज खरीद सकते हैं हम तो भाई उस वैल्यू पे दिखाते हैं। तो भाई जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज कहते हैं भाई आप लोग पागल हो, आपके जो अकाउंट्स बिल्कुल ही गलत हैं, बिल्कुल ही ख़राब है, हम नहीं मानते आपका अकाउंट्स, और बिना आपके अकाउंट्स के हम आपको लोन नहीं दे सकते, बिना आपकी बैलेंस शीट के हम आपके बिज़नेस में पैसा नहीं लगा सकते। तो हमारा जो आईसीआई है, आईसीआई ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम स्टैंडर्ड जो हैं उसको मॉडिफाई करेंगे। अब कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं IFRS। अब बहुत सारी सेवरल कंट्रीज़ होती हैं, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ होती हैं खास करके, वो कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाती हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, ऐसे ही बहुत सारी कंट्रीज़ मिलके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाती हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS। अभी जो IFRS है इसमें कुछ बातें ऐसी लिखी हुई हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो उसको मतलब बिल्कुल ही नहीं मानती है। कुछ ऐसी चीज़ें उसमें IFRS में लिखी हुई हैं
जो कि अगर इंडिया में फॉलो हो गई तो उसमें बहुत सारा नुकसान हो जाएगा गवर्नमेंट का और जो भी यहाँ पे बिजनेस है उन लोगों का। तो इसके लिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए हमारा जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसने क्या किया, ये जो IFRS हैं, IFRS को थोड़ा मॉडिफाई किया और IFRS को मॉडिफाई करके इंड AS बने। अभी इंड AS क्या होते हैं इसको हम लोग डिटेल में सीखेंगे यूनिट नंबर 9 में।